देखो, पेपर डिस्कशन ना कल करेंगे, ठीक है। अभी पहले टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर में क्या पढ़ा है। देखिए मॉलिक्यूलर में हम लोग अभी तक डीएनए का पूरी बातें सीख ली, डीएनए के बारे में जो भी हो सकता है सब कुछ। देखिए हम लोग याद कीजिए, जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर आपको याद हो पहला क्लास हमारा यही था, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और अगर याद हो मैंने कहा था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कोई ऐसा केमिकल, एक केमिकल है ये, कोई ऐसा केमिकल इसका नेचर एसिडिक होता है, बाद में पता चला, ठीक है। कोई ऐसा केमिकल जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, ओके, अगले जनरेशन में ट्रांसफर करे, और जब जरूरत पड़े तो सेम जनरेशन में उसको एक्सप्रेस भी करे। ऐसा केमिकल ही क्या कहलाता है, ऐसा केमिकल क्या कहलाता है, ऐसा केमिकल कहलाता है आपका जेनेटिक मटेरियल। याद कीजिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था। और फिर इस जेनेटिक मटेरियल की कई सारी प्रॉपर्टीज हमने आपसे डिस्कस की थी, याद है। स्टेबल ज्यादा होना चाहिए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो, है। अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो अपने अंदर चेंजेस कम लाए। ये सारी बातें, रिवा का क्या हुआ, नेटवर्क बार बार छूट रहा, आ रहा है, जा रहा है। क्या हुआ रिवा, नेटवर्क खराब है क्या? अब सही है रिवा? यस सर। हाँ, तो ये मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग डे में कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कि जो ऐसा केमिकल जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो केमिकल जो उस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है कि हाँ भाई क्या क्या लेके जाना है नेक्स्ट जनरेशन, क्या क्या करवाना है नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। मैंने कहा था ना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। कैसे होता है, जीन जाता है अगले जनरेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, कि कुत्ते के बच्चे से कुत्ता ही बनना है, तो कुत्ता का बच्चा जो बन रहा है उसमें जीन सारा कुत्ता वाला डाला गया, कुत्ते जैसे करेक्टर है। तो ये बातें हैं भाई, कि मैंगो के सीड से मैंगो ही आएगा। तो ये बातें हैं कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाए, उसको स्टोर करने वाला, उसको ट्रांसफर करने वाला जो केमिकल है उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो है जो उसको एक्सप्रेस भी करे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो भाई अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले एक बार पता लगा लेते हैं कि आखिर इस वर्ल्ड में जेनेटिक मटेरियल है कौन, इस लिविंग वर्ल्ड में जेनेटिक मटेरियल है कौन। तो आपने कहा ठीक है सर जी पता लगाइए। तो आपने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट पढ़ा मेरे साथ, याद है। और फाइनली पता चला कि नहीं नहीं, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही है, याद आ गया। फाइनली हर से चीज के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था कि नहीं, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन मैंने आपको तब भी कहा, ये एक सच बात है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस लिविंग वर्ल्ड में केवल डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कई जगह आरएनए भी है, याद है मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि किस किस ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ये बात मैं आपको आरएनए के ही साथ बताऊंगा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अब पता लगा लिए कि जेनेटिक मटेरियल कौन है लिविंग वर्ल्ड में, तो पता चला आरएनए भी है डीएनए भी है। वो सच बात है कि मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म में डीएनए। इसीलिए हमने कहा कि चलो पहले अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ना स्टार्ट कर। तो मैंने न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले आपको डीएनए पढ़ा के खत्म किया। और डीएनए में मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने डीएनए पढ़ाने के लिए आपको मैंने कहा डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने कहा चलो भाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझो। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड समझाया। न्यूक्लियोसाइड को समझाने के लिए मैंने आपको पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस समझाया, डिफरेंट टाइप का पेंटोस शुगर जो आरएनए में अलग होता है, डीएनए में अलग होता है। डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस समझाया जो आरएनए और डीएनए में सिमिलर भी होता है, डिफरेंट भी होता है कुछ, ये मैंने समझाया। फिर फॉस्फेट समझाया, और फिर जाकर उसको जोड़ के एक न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाया। फिर जाकर कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना सिखाया। मतलब आपको डीएनए आरएनए के बीच में थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिया। तब जाके हम एक्सक्लूसिवली किस पे आ गए स्टडी पे, डीएनए पे। मैंने कहा चलो अब डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट किए, स्ट्रक्चर खत्म हुआ हमारा, हमने कहा चलो अब डीएनए के जो फंक्शन है उसको बाद में देखेंगे, पहले डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है ये तो समझ लें। फंक्शन तो डीएनए का यही कि जेनेटिक मटेरियल की तरह करेगा।
तो फिर मैंने आपको डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म समझाया। उसमें ये समझाया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट करता है। उसमें मैंने ये भी समझाया कि डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन जब करता है तो उस दौरान एक ही स्ट्रैंड जाता है अगले स्ट्रैंड में, यही है सेमी कंजर्वेटिव मोड। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए से ही होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, एक खास जगह होता है जिसको कहते हैं ओआरआई साइट। प्रोकैरियोट में एक ही होता है, यूकेरियोट में बहुत सारे होते हैं एक डीएनए, तब जाके ऐसे कई सारे डीएनए बनते हैं। फिर वो पूरा मैकेनिज्म आपने पढ़ा है ना, ये पूरा आपने अब तक डीएनए के ही बारे में पढ़ा है। कितना लंबा सेगमेंट आपने डीएनए के बारे में सीखा सोचो। तो अब बात है कि सर आपने तो हेडिंग डाला था न्यूक्लिक एसिड और आप इतने आगे बढ़ते बढ़ते डीएनए तक पढ़ा दिए, तो क्या सर आरएनए नहीं पढ़ाएंगे? आरएनए ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या आरएनए नहीं पढ़ाएंगे? वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे वो तो डीएनए से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, एक बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस लिविंग वर्ल्ड में पहले आरएनए आया था, बाद में डीएनए आया है। आरएनए से ही मॉडिफाई होकर डीएनए बना है। इस लिविंग वर्ल्ड में पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। हमने अपने कन्वीनियंट स्टडी के लिए पहले डीएनए पढ़ के समाप्त कर लिया। हमने अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा इजी बनाने के लिए स्टडी को पहले डीएनए पढ़ा और समाप्त कर लिया, ठीक है। आज हम आरएनए पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज हम आरएनए पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग क्लास चल रहा है 6 बजे तो लड़की लोग का कैमरा ऑन नहीं है, सूत गया, आराम से सूत गए हैं, क्लास में तो है, पता चला आधा घंटा का नींद मार के फिर उठ रहे हैं, फिर डाउट पूछ रहे हैं, सर क्या बोले थे, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? ज्योतिष सो तो नहीं रहे? नो सर, ऐसा नहीं कि सो गए कैमरा आराम ऑन से, कर दो। आराम से सो गए आराम से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, यस तो सर। तो ये आज हम राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आरएनए के बारे में कुछ चीजें ऐसी है जो मैं अभी आपको स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। कुछ कंपैरिजन है आरएनए और डीएनए के बारे में, ये हर बायोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। पता है क्यों? अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना बच्चों को डीएनए पढ़ते पढ़ते, उसको लगता है दुनिया में सब कुछ डीएनए ही है। लेकिन आपको पता है सेल के अंदर फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आरएनए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए का अपना एक इंपॉर्टेंस है, आरएनए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बार बताऊं, लिविंग वर्ल्ड में पहले आरएनए आया है, पहले डीएनए नहीं आया। तो पहला पॉइंट तो आरएनए के बारे में क्या बनता है कि आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन एंटायर लिविंग वर्ल्ड। और दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि आरएनए में ही केमिकल चेंजेस हो के, आरएनए में ही केमिकल चेंजेस मॉडिफिकेशन हुआ, तो उससे क्या बना? डीएनए बना। तो आपके मन में बड़ा सवाल आ रहा होगा, जब आरएनए आ ही गया, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर ही रहा था, तो क्या जरूरत थी कि उससे डीएनए बने? बोलिए, क्या जरूरत थी चेंजेस की? चेंजेस आया, किस टाइप के चेंजेस आए आपके मन में, ये भी सवाल आ रहा होगा। और क्या जरूरत थी डीएनए बनाने का? सब कुछ तो ठीक चल रहा था आरएनए से, अच्छा खासा ठीक था भाई। तो ये स्टोरी अभी आपको हम समझाते हैं, लेकिन इतना पहले आपको समझ में आना चाहिए, आज की डेट में, सुनेगा ध्यान से, स्टार्टिंग में ये सही है कि आरएनए ही केवल था, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह कर रहा, फिर धीरे धीरे आरएनए से ही मॉडिफाई होकर केमिकल बना, जिसको हमने बोला डीएनए। और आज की डेट में ये सच बात है कि अगर आपको आरएनए की रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर, तो वो डीएनए से ही बनेगा। डीएनए ही डिसाइड करता है कि आरएनए बनाना है कि नहीं बनाना है। देखिए क्या हाल हुआ, समझ में आया? गुरु गुर चेला चिन्नी रखा, ठीक है। तो देखो, ये गुरु था आरएनए, पढ़ा लिखा के तैयार किया, डीएनए बनाया। और आज गुरु जी को ही अगर अपना कोई पहचान का जरूरत पड़ता है, तो वो किसके नाम से जाने जाते हैं? डीएनए के नाम से। डीएनए से पूछते हैं, अरे भाई मैं आ जाऊं मार्केट में? तो डीएनए बोलता हाँ आ जाओ, तब आता है वो आरएनए। सोचो, एक समय था कि आरएनए ही आरएनए था। आज भी सेल के अंदर मेजोरिटी जगह पे आरएनए ही है। गुरु को सम्मान तो मिलता ही है, चेला लोग उसको बहुत सम्मान देता है। डीएनए बहुत बनाता है आरएनए, बहुत ज्यादा। अभी आपको समझाएंगे स्टोरी के फॉर्म, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये बात पहले सिद्ध कीजिए कि आरएनए से डीएनए बना, ऐसा प्रिमिटिव वर्ल्ड में बहुत हुआ, ठीक है। लेकिन आज जो मॉडिफाइड वर्ल्ड है, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है हम समझ गए सर, आरएनए से डीएनए बना पहले लिविंग वर्ल्ड में मॉडिफाई होके ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर बाद में डीएनए से ही आरएनए बनता है आज की डेट में। सर मेरा सवाल ये है कि ये आरएनए आया कहाँ से?
इस लिविंग वर्ल्ड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आरएनए इस लिविंग वर्ल्ड में आया कहां से सर? दूसरा कि आरएनए से डीएनए बना, किस टाइप के केमिकल चेंजेस आए आरएनए में और क्यों आए? कितने सारे सवाल अराइज हो रहे हैं ना मन में अब। तो ये होता है एक बायोलॉजिस्ट को डीएनए आरएनए के बीच में पढ़ने के बाद एक कंफ्यूजन कि हाँ भाई सच में यार, अगर आरएनए से डीएनए बना तो किस टाइप के चेंजेस आए, क्यों आए हैं? वो आरएनए कहाँ से आया पहला लिविंग वर्ल्ड में? अब समझिएगा, मैंने अभी आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ाया, जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। आरएनए तो बाय चांस एक केमिकल बना था इस अर्थ पे, आरएनए तो बाय चांस एक केमिकल बना था इस लिविंग अर्थ पे। देखिए जिसको आना है ना 6 बजे ही आ जाइए, ये लेट करके आइएगा तो दिक्कत है, लेट करके आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, तो जो है आरएनए जो है इस लिविंग वर्ल्ड में पहले बना। कैसे बना? केमिकल रिएक्शन से। कहाँ बना? समंदर में, हॉट वाटर में। मैं आपको इवोल्यूशन में बताऊंगा, ठीक है। वो पहला ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट था। वो कौन था भाई? प्रोकैरियोट था। तो प्रोकैरियोट एक ऑर्गेनिज्म ही इत्तेफाक से इस अर्थ पे आया था। इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक पे इत्तेफाक, करोड़ों वर्ष लग गए तब जाके पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया। और आज की डेट में सारे लोग सपोज करते हैं, मानते हैं कि उस लिविंग वर्ल्ड में जो पहला ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट आया उसके पास आरएनए ही रहा होगा। अच्छा, उस लिविंग वर्ल्ड से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इससे इवॉल्व कर गए जिसको आज आप वायरस के नाम से जानते हैं। ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा, वायरस पढ़ाऊंगा और इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तभी रियलाइज करूंगा। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर आरएनए था तो इसके अंदर भी मेजोरिटी तौर पर आरएनए ही होगा। हाँ, आज भी बहुत सारे आरएनए के अंदर वायरस है, मैंने कहा ना आपको। लेकिन बहुत सारे अब क्या होने लगा, कुछ प्रोकैरियोट अपने आप को मॉडिफाई करने लगे डीएनए रखने के लिए, तो कुछ वायरस इससे भी इवॉल्व किए। तो आज की डेट में कुछ वायरस के पास डीएनए भी है, कुछ वायरस के पास आरएनए भी है। और आज की डेट में इस मेजोरिटी प्रोकैरियोट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो अपने पास डीएनए रखते हैं, मॉडिफाई कर लिया। रेयरली ऐसे आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिसके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। मैं आरएनए सेल में नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना, इस सवाल का जवाब मिल गया ना कि आरएनए इस अर्थ में कहां से आया, ड्यू टू केमिकल इवोल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ वो मैं आपको इवोल्यूशन में समझाऊंगा। पूरा इत्तेफाक पे इत्तेफाक हुआ है केमिकल रिएक्शन का, और फाइनली एक केमिकल बन गया जिसको हम आरएनए कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर आरएनए से डीएनए क्यों बना? क्या जरूरत पड़ी सर? क्या जरूरत पड़ी सर? और दूसरा कि सर आरएनए से डीएनए कैसे बना, क्या केमिकल चेंजेस आए सर? और बड़ा सवाल सुनोगे, देखो यार मेरे यहाँ ना दिमाग खोलने का काम चलता है, मेरे यहाँ रटने वाला काम ही नहीं होता। अब आप सोचोगे सर एक बात बताइए, तब जो लिविंग वर्ल्ड में आया था आरएनए ये वाला, और आज जो लिविंग वर्ल्ड में आरएनए है ये वाला, क्या ये दोनों सेम आरएनए है सर? समझ में आ रहा है? क्या ये दोनों केमिकली बिल्कुल सेम है सर? समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आने चाहिए। तो पहले इन सवाल का जवाब सुनिए, फिर इन सवाल का जवाब सुनिए, और फिर इन सवाल का जवाब। इन सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। आरएनए कहाँ से आया लिविंग वर्ल्ड में? केमिकल एवोल्यूशन से आया। अच्छा, आरएनए से डीएनए क्यों बना और कैसे बना, क्या चेंजेस आए, ये बात अभी मैं बताऊंगा, जस्ट होल्ड कीजिए, पहले इसको डील करते हैं। देखिए, जब एंटायर वर्ल्ड में पहली बार आरएनए आया था उस टाइम इन्वायरमेंट कुछ और था, और आज जो डीएनए से आरएनए बन रहा, आज इन्वायरमेंट कुछ और है। ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में तो रहता है ना, आज इन्वायरमेंट ही कुछ और है, उस टाइम इन्वायरमेंट ही कुछ और था। ऑब्वियस सी बात है, दोनों आरएनए में डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब सवाल है कि सर एक बात बताइए कि इस आरएनए और उस आरएनए में मेजर डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस ये है कि ये आरएनए उस समय ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता था, ठीक है। और ये आरएनए आज ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता। मेजर डिफरेंस यही, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता आज की डेट में, तो इस दुनिया में पहली बार आरएनए आया तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे ही था, लेकिन आज तो जेनेटिक मटेरियल का जगह कौन ले चुका है? कौन ले चुका है? डीएनए। तो सर एक बात बताइए, तो ये आज की डेट में डीएनए से जो आरएनए बनता है, बनता है मजे लेने के लिए बनता है क्या है? ठीक है सर, आरएनए दुनिया में पहली बार आया था जेनेटिक मटेरियल के ही तौर पे, उसने आपको चेंज, अपने आप को चेंजेस किया, क्यों किया वो अभी आप बताओगे सही, कैसे किया वो भी बताओगे आप सही।
तो अब डीएनए बन गया तो वही अब जेनेटिक मटेरियल है। तो सर आज की डेट में डीएनए से आरएनए मजा लेने के लिए बनाते हैं क्या हम लोग सेल के अंदर? जवाब है नहीं। आपको मैं बताऊं, इसी आरएनए पर आपके सेल्स का मेजोरिटी फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिपेंड है, मेजोरिटी मेटाबॉलिज्म डिपेंड। समझ में आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड दो है, एक डीएनए एक आरएनए आज की डेट में भी, लेकिन जेनेटिक मटेरियल आज की डेट में एक ही माना जाता है मेजोरिटी पर, तो कौन? डीएनए। तो आप बोलोगे सर आप तो कहते हो कि अभी भी आज की डेट में भी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो मैं बताऊं, वो ऑर्गेनिज्म है जो इस ऑर्गेनिज्म से उस पास्ट में इवॉल्व किए थे, जैसे वायरस है, या फिर इसी से कुछ ऐसे प्रोकैरियोट भी, ऐसे कुछ प्रोकैरियोट है, कुछ रेयर, अदरवाइज नहीं, लेकिन मेजोरिटी वायरस। ये सब जो उसी से इवॉल्व करके रह गए ना, आज भी अपने आप में चेंजेस नहीं लाए और आज भी अपने आप को एकदम ऐसे तैसे एनवायरमेंट में बचा के रखे हुए हैं, उसके अंदर ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल आज की डेट में भी है, क्योंकि लोग उसी से नहीं इवॉल्व किए इससे। उसके अंदर आरएनए आज भी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत कम है इस लिविंग वर्ल्ड में अभी के डेट में। अभी के डेट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेजोरिटी तौर पर उसमें तो सभी ने अपने आप को प्रोकैरियोट से मॉडिफाई किया था। जो भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आज की डेट में है वो सब डीएनए ही रखते हैं अपने आप जेनेटिक मटेरियल के, और वो सब डीएनए से ही आरएनए बनाते हैं। और इन सभी के अंदर आरएनए का क्या काम है? मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन कि डीएनए उसमें मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है, आरएनए का उसमें रोल। मेजोरिटी फिजियोलॉजिकल फंक्शन आरएनए पर डिपेंड है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई कि इस दुनिया में पहले आरएनए आया है और वो जेनेटिक मटेरियल की ही तौर पे आया था। तो इसका मतलब आज की डेट में जब आप आरएनए पढ़ोगे, टॉपिक लगा के, हेडिंग लगा के, तो आप बोलोगे सर आरएनए तो तब दो प्रकार का हो गया ना सर, एक हो गया जेनेटिक आरएनए, ये सर नो सर जी, एक हो गया नॉन जेनेटिक आरएनए, ये सर नो, तो बोलो जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। लो आप बोलोगे सर ये तो पक्का पता है सर जेनेटिक आरएनए सभी में मिलेगा। एक बार बताऊं मैं आपको, ये जेनेटिक आरएनए जो है ना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में भी पाया जा रहा है आज की डेट में, लेकिन ये नॉन जेनेटिक आरएनए केवल और केवल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ही पाया जा रहा है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। नॉन जेनेटिक आरएनए जो मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में भी पाया जा रहा है आज की डेट में, लेकिन ये जेनेटिक आरएनए केवल और केवल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ही पाया जा रहा है। वहीं पर ये जेनेटिक आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। आपके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, हाई ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, केवल कहाँ एक्ट कर रहा? कुछ वायरसेस के अंदर, केवल और केवल। लेकिन ना आरएनए जो नॉन जेनेटिक है, जो फंक्शन में भाग लेते हैं, उसके अंदर भी आरएनए होता है। वो क्या करते हैं? अपने आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं और डीएनए से फिर आरएनए बनाते हैं, लेकिन वो बनाते हैं तब उसको जब उसको जरूरत पड़ता है। अदरवाइज उसके अंदर नॉन जेनेटिक आरएनए ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा नहीं मिलेगा। जैसे आपके साइटोप्लाज्म में जो आरएनए बिखरा पड़ा है ना, या न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए है ना, वो नॉन जेनेटिक आरएनए। लेकिन एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डीएनए नहीं है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, तो वो अपने फंक्शन के दौरान आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आ गया? तो कुल मिला के आपको तो बस मैं ये एक स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपके सारे मन का शंका दूर हो जाए कि दुनिया में पहले कौन आया, कैसे आया। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इस दुनिया में चूंकि पहले आरएनए आया है, इसीलिए आज भी सेल के अंदर आरएनए का डीएनए के ऊपर डोमिनेंस है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड। एंटायर लिविंग वर्ल्ड आरएनए के ही अराउंड इवॉल्व कर गया, आरएनए डोमिनेंस कहते हैं। इसकी सारी स्टोरी को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको आरएनए के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टी नोट से डायरेक्ट अंडरलाइन करके बताता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें लिखने से कोई फायदा है नहीं। स्टोरी है तो स्टोरी मैं आपको सुना ही रहा हूँ, डायरेक्ट नोट्स आपके सामने लाता हूँ और आपको मैं यहाँ पे एक एक बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो आरएनए के बारे में मैंने सारी बातें यहाँ लिख रखी है, ठीक है? आप इसको बस देखते चलें ध्यान से, ठीक है? देखिए मैंने आरएनए के बारे में क्या लिखा, पहला पॉइंट, ये पहला जेनेटिक मटेरियल है। और अगर पहला जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, पहली बात।
पहला न्यूक्लिक एसिड है तो मोस्ट प्रिमिटिव ही होगा, शायद, जाहिर सी बात। अरे दो ही तो न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए एक आरएनए है, लेकिन पहला कौन है? आरएनए। अभी समझे, मैंने आपको समझाया ना, पहला कौन है? आरएनए। कैसे बना था? कैसे बना था? केमिकल एवोल्यूशन से बना था, ठीक है। अच्छा, ये आया किस तौर पे था इस दुनिया में न्यूक्लिक एसिड के नाम पर? आया था जेनेटिक मटेरियल की ही तौर पे, ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आया। यस। अगला पॉइंट क्या है? इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। मैंने अभी आपको बोला ना, दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं है जिसके अंदर आरएनए ना हो। प्रिमिटिव में भी है, एडवांस में, सबके अंदर आरएनए है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी के अंदर आरएनए जेनेटिक है, किसी के अंदर नॉन जेनेटिक, लेकिन आरएनए सबके पास है आरएनए दुनिया, सबके पास। अगर हमारे अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तरह नहीं करता तो आरएनए नहीं है, बड़े पड़े आरएनए। अच्छा, इसका काम क्या है? मेजोरिटी तौर पे आज तो उसका काम यही कि सेल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेना है। और वो मेटाबॉलिज्म क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। मैं अभी आपको समझाऊंगा। सही। आज की डेट में आरएनए का क्या काम है? सेल के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली भाग लेना है भाई साहब, प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, ठीक है। एक बात और बताऊं, ये सेल में हाईली डिफ्यूज्ड है भाई साहब। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आरएनए, साइटोप्लाज्म में भी आरएनए, इवन कई सारे ऑर्गेनेली के अंदर आरएनए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरएनए, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए, कई सारे ऑर्गेनेली के अंदर आरएनए। सेल के अंदर आरएनए ही आरएनए, पूरा बिखरा। डिफ्यूज का मतलब बिखरा पड़ा है सेल के अंदर, तो इट इज हाईली डिफ्यूज इन सेल। डीएनए को देखो, वो बेचारा एक जगह न्यूक्लियस के अंदर बैठा पड़ा है अगर यूकेरियोट। और अगर प्रोकैरियोट भी है ना, तो सेल के अंदर एक कोने में ऐसे ऐसे बखरा बिखरा पड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि एक जगह कंडेंस्ड फॉर्म में। लेकिन आरएनए पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा रहता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकेरियोट। तो इसको बोलते हैं कि इट इज हाईली डिफ्यूज, केमिकली वेरी रिएक्टिव है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाया है। ये डीएनए की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? आपको पता है, इसके राइबोस शुगर में सेकंड नंबर पे OH होता है, रिएक्टिविटी उसको प्रोवाइड करता है। लेस स्टेबल है। क्यों? वो भी मैंने आपको समझाया। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, स्टेबिलिटी कम होती है। एक और बात कि इसके एक नाइट्रोजन बेस यूरासिल में मिथाइल ग्रुप नहीं होता 5 डेज पे, और अगर मिथाइल का ग्रुप नहीं होता 5th कारण पे, तो उसको आई इफेक्ट से स्टेबल नहीं करता है। कुल मिला के लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव। अच्छा, एक बात, आरएनए जितने भी हैं यूजुअली वो सिंगल स्टैंडर्ड है। समझ में आ रहा है? आरएनए जो भी इवॉल्व हुए हैं वो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आरएनए इवॉल्व हुआ था उस टाइम आरएनए डबल स्टैंडर्ड था। इसीलिए उससे वो ऑर्गेनिज्म जो अलग हो गए, कहे नहीं हम तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल रखेंगे, उसके अंदर आज भी आरएनए डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, क्योंकि वो तो डबल स्टैंडर्ड ही था ना। लेकिन उसके बाद जब आरएनए से डीएनए बना, वही डबल स्टैंडर्ड से ही बना होगा ना। ऑब्वियसली बात है, डबल स्टैंडर्ड से ही डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बन सकता है ना जी। आरएनए से जब डीएनए बन गया तो डीएनए हो गया। और उस डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता है। कैसा बनता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। कितने लोग मेरी बात समझ गए? हाथ रखिए, कितने लोग मेरी बात समझ गए? इस दुनिया में जब आरएनए आया था लिविंग वर्ल्ड में, तब डबल स्टैंडर्ड ही था। तो उससे जो ऑर्गेनिज्म बोले, इवॉल्व हुए, बोले कि नहीं हम तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल रखेंगे, आप लोग को चेंज होना है तो हो जाओ, हम नहीं करेंगे। तो उसके अंदर आज भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे मिलता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड ही मिलता है। लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो अपने ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को मॉडिफाई किया, तो वो तो डबल स्टैंडर्ड अब आरएनए नहीं रहा ना, डीएनए बन गया वो तो तभी के डेट में ही। तो डीएनए कहलाने लगा अब। और उससे जो आरएनए बनना स्टार्ट हुआ, जो आज तक ऐसा हो रहा है, वो डबल स्टैंडर्ड नहीं बनता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड बनता है। लेकिन आज जब हम हेडिंग डाल के पढ़ते हैं आरएनए, तो आरएनए का मतलब तो दोनों ही आरएनए ना, वो वाला भी और ये वाला भी, समझ लो। तो हम तो यही बोलेंगे ना कि मेजोरिटी तौर पर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, वो आने वाला है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड भी है। कौन वाला? वो वाला। वो वाला कौन? पुराना वाला। तो वहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कर रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल देना सर वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड है वहां आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। मेजोरिटी तौर पर आप ऐसा ही बोलना, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर वो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए ना जहाँ पे आरएनए डबल स्टैंडर्ड है, समझ लो। आप बोलोगे सर उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जहाँ आरएनए डबल स्टैंडर्ड है। 3 नाम याद रखो आप बस। रियो वायरस। रियो वायरस इज नॉट एनी वायरस, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस के। रियो वायरस वायरस का पूरा ग्रुप है।
उन सभी के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है और वो सब जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है आरएनए। रियो वायरस इज ग्रुप ऑफ वायरस। इसके बाद वॉन्ड ट्यूमर वायरस, नाम बस याद रखिए, वायरस में बता दूंगा थोड़ा बहुत। राइस ड्वार्फ वायरस, ये तीन वो वायरस हैं, इसमें तो एक वायरस का ग्रुप है रियो वायरस। ये तीन वो वायरस हैं जो अपने अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं। अदरवाइज आरएनए यूजुअली कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो बोलिए आप ये बात याद रख लेंगे कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड कहाँ मिलता है, जल्दी बोलिए। रियो वायरस, वॉन्ड ट्यूमर वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस। अगला लेते हैं, अगला बात देखिए। अगला बात क्या है, हमने कहा ना आज की डेट में आरएनए मेनली कैसा है, नॉन जेनेटिक है। अरे उसका काम सेल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेना है, उसका काम जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करना नहीं है आज की डेट में। तो फिर क्या आज की डेट में इस एंटायर लिविंग वर्ल्ड में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करे? हाँ है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी है मगर कुछ वायरसेस के ही अंदर है। और वो वायरस कौन है, राइबो वायरस। एक मिनट रुकिएगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, रियो वायरस, सॉरी रियो वायरस की वायरस, राइबो वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। थोड़ा क्लियर कर लीजिए, मैंने गलत कह दिया। रियो वायरस इज वायरस बट राइबो वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, और राइबो वायरस में ही आता है रियो वायरस। ठीक है, तो रियो वायरस, वॉन्ड ट्यूमर वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस, ये वो तीनों वायरस के एग्जांपल हैं जिसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, जिसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड है। और रियो वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और तीन वायरस का आप एग्जांपल याद रखिए, कौन, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी जो एड्स काउज कराता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस का नाम रियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। इन चारों वायरस को राइबो वायरस ग्रुप के अंदर रखा गया। कितने लोग समझ रहे हैं हमारी बात? इन चारों वायरस को राइबो वायरस ग्रुप के अंदर रखा गया है। और इस ग्रुप में एक ऐसा वायरस है रियो वायरस जिसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट भी कर रहा है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, इन सभी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या इसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मत पड़ो लफड़े में, कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी बातें याद रखोगे तो। मैंने खुद भी याद नहीं रखा। जो काम का चीज नहीं है वो याद मत रखिए, आपके काम का नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड सब दे रखा है मॉड्यूल में, आप चाहो तो देख लेना, काम का नहीं है। आप बस कैसे याद रखो, देखो मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, आप कैसे याद रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर आ जाओ, आप ऐसे याद रखो, सिंपल फंडा। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड कहाँ था, कुछ वायरस के अंदर। डबल स्टैंडर्ड के मामले में आप इन तीनों वायरस का नाम याद रखो कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड है। इसके बाद आप क्या करो कि आरएनए मेनली नॉन जेनेटिक होता है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह करता है इन चार वायरस के अंदर, रियो वायरस, टीएमवी, एचआईवी और क्यूवी बैक्टीरियोफेज। आप बस ऐसे याद रखो। और एक बात क्या याद रखो कि रियो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी है और जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है। बाकी आप लफड़े में मत पड़ो कि इसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड है लेकिन क्या जेनेटिक मटेरियल की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा, मत पड़ो लफड़े में। यहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कर रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड है डबल स्टैंडर्ड, मत पड़ो लफड़े में। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहो, जो चीजें काम का वही याद रखो। ठीक है, नहीं तो बार बार भूलोगे आप। अदरवाइज आपको मॉड्यूल में सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको समझाया आरएनए जेनेटिक भी है और आरएनए नॉन जेनेटिक। लेकिन आज की डेट में जो आरएनए उसका काम क्या है, सेल्स के मेटाबॉलिज्म में भाग लेना। और ये आरएनए को बना, आरएनए का काम क्या है, सेल्स के मेटाबॉलिज्म में भाग लेना, क्या, प्रोटीन बनाना। और आज की डेट में आरएनए कहाँ से बनता है, डीएनए से बनता है। कहाँ,
न्यूक्लियस में बनता है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, मैंने आपको सिखाया है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो ये तो मैंने अभी आपको आरएनए के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताया कि भाई हाँ आरएनए के बारे में ये सारी बातें। अगर इन बातों में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी। अगर इन बातों में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो इस पेज पे लिखा पड़ा है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं क्या क्या बोला मैंने इसमें। मैंने बोला कि आरएनए मोस्ट प्रिमिटिव और फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है एंटायर लिविंग वर्ल्ड में। आरएनए सारे लिविंग सेल में मिलता है। इसका काम है एक्टिवली ये मेटाबॉलिज्म के में भाग लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। हाईली डिफ्यूज सेल में बिखरा पड़ा है। केमिकली रिएक्टिव ज्यादा है, इसलिए स्ट्रक्चरली स्टेबल कम। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड कहीं कहीं होता है। राइबो वायरस, बॉन्ड फेवर वायरस और बॉन्ड ट्यूमर वायरस और राइस बॉर्ड वायरस, उसके अंदर आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए मेनली नॉन जेनेटिक होता है, लेकिन कहीं कहीं जेनेटिक भी होता है, जैसे रियो वायरस, टोबैको मोजोक वायरस, एचआईवी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना। आज की डेट में जो आरएनए बन रहा है वही तो आरएनए मिल रही है। और सिंथेसिस ऑफ आरएनए कैसे होता है, तो डीएनए से ही आरएनए बनता है, जिसको बोलते हो आप ट्रांसक्रिप्शन। अगर इस पेज में कोई डाउट है तो आप जल्दी से बोलिए। ज्योति, एनी डाउट? सर हाँ सर, ये रियो वायरस और पीटीएम भी, एचआईवी, ये सब राइबो वायरस के अंदर ही आएगा। ये हाँ कहाँ ये यस सर। हाँ बोले तो ये ग्रुप है, उस ग्रुप अच्छा के अंदर ये सब है। और ठीक। नो सर। हाँ रिभा, एनी डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। चलिए इस पेज को जल्दी से देखिए, अगले मीटिंग में मिलते हैं। जल्दी से देखिए इसको।